नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूं ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से आप लोगों में से कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर आओ। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो भी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं उस पर लगभग हर वीडियो पर 10,000 व्यूज आते हैं, लेकिन इतने व्यूज आने के बाद भी आप में से 1000 लोग भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब कभी भी आप मेरी स्टोरी को सुनो तो स्टोरी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ने में मदद मिलती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम मनीराम है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी मनीराम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनीराम है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो उस वक्त की है जब मैं कानपुर की ही एक कपड़ा फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम किया करता था। उस वक्त तक मुझे ट्रक चलाते हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन आज से पहले मेरे साथ कभी भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत भी डर का एहसास हो। लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके होने के बाद सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उस चीज की वजह से मेरे परिवार को भी बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, और उन चीजों की वजह से मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी एक बहुत ही भयंकर और डरावने हादसे का सामना करना पड़ता है। जब वह घटना मेरे साथ हुई थी उस वक्त मुझे समझ में आ चुका था कि मेरे साथ अब आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद शायद हो सकता है कि उस चीज के परिणाम को जानने के लिए मैं जिंदा ही ना रहूं। दरअसल एक दिन शाम के वक्त मैं अपनी फैक्ट्री से अपने ट्रक में माल लोड करके निकल गया था। उस रात मुझे वो माल पश्चिम बंगाल की एक दूसरी किसी कपड़ा फैक्ट्री में पहुंचाना था, क्योंकि वहां पर उस कपड़े पर प्रिंटिंग का काम होना था। इसी वजह से मैं कई बार उस फैक्ट्री में पहले भी माल पहुंचा चुका था, लेकिन पहले कभी भी मेरे साथ कोई भी डरावनी घटना नहीं हुई थी। उस दिन जब वो घटना मेरे साथ हुई तो उस घटना के होने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि इंसान को लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार थोड़े बहुत लालच के चक्कर में हमें हमारे जीवन में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। और उस रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल जो भी कोई ट्रक ड्राइवर किसी और के ट्रक पर मजदूरी में ड्राइविंग का काम करता है, उसकी यही कोशिश रहती है कि वो किसी भी तरह अपना रोजाना का थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सके। उन्हीं लोगों में से मैं भी एक था, और मेरे इसी लालच ने मुझे उस दिन एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना से मेरा सामना कराया था। अब बात यह हुई कि फैक्ट्री के मालिक के द्वारा हम लोगों को रास्ते में पड़ने वाले जितने भी टोल टैक्स थे उनकी काउंटिंग करके उसके हिसाब से हम लोगों को टोल के लिए पैसे दिए जाते थे। अब हम ट्रक ड्राइवर लोगों की ये कोशिश रहती थी कि रास्ते में पड़ने वाले सभी टोल को हम किसी तरह से बचा लें और फिर उन टोल के पैसों को अपने खर्चे के काम में ले लें और फैक्ट्री के मालिक को यह बोल दें कि वो पैसे टोल पर खर्च हो गए। अब इतनी थोड़ी बहुत हेरा फेरी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस इतनी सी छोटी सी हेरा फेरी के चलते मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी हेरा फेरी हो जाएगी। उस दिन जब मैं रात के वक्त अपने ट्रक से एक हाईवे से होते हुए जा रहा था तो उस हाईवे पर चलते वक्त मुझे सामने की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ नजर आता है जिस पर लिखा हुआ था कि टोल प्लाजा की दूरी यहां से मात्र 500 मीटर की है। अब यह चीज देखते ही मैं सोचता हूं कि अगर किसी तरह मुझे इस टोल टैक्स को बचाने का तरीका मिल जाए तो मेरा थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाएगा। इसी वजह से मैंने उस बोर्ड को देखते ही अपने ट्रक की स्पीड को बिल्कुल धीमा कर लिया था और इसके साथ ही मैंने ट्रक को
साइड वाली सर्विस रोड पर उतार लिया था। अब मैं सर्विस रोड पर अपने ट्रक को लेकर धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि मुझे तलाश थी किसी एक ऐसे इंसान की जो कि मुझे उस वक्त वहां पर मिल जाए और मुझे यह बता सके कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं इस टोल को बचाकर आगे की तरफ निकल सकूं। अब उस टोल से थोड़ी ही दूर पहले मुझे उस हाईवे के बगल में ही एक छोटा सा ढाबा नजर आता है। उस ढाबे को देखते ही पहले तो मैं उस ढाबे पर जाकर थोड़ी चाय पीता हूं और उसके बाद धीरे धीरे उस ढाबे वाले को बातों में उलझाकर उससे ये पूछता हूं कि क्या इस टोल को बचाने का कोई रास्ता है, क्योंकि मैं महीने में कई बार इस रास्ते से जाता हूं, तो अगर कोई रास्ता पता हो तो हर बार टोल के पैसे नहीं लगेंगे। मेरे ऐसा पूछने पर वो ढाबे वाला मुझसे कहता है कि रास्ता तो है साहब, लेकिन वो रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है। कई बार उस रास्ते के बारे में सुनने को मिला है कि उस रास्ते पर बहुत सी अजीब अजीब तरह की घटनाएं होती हैं और कई लूटपाट के मामले भी सुनने को मिले हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप सीधे हाईवे से ही चले जाओ। लेकिन तभी मेरे मन में उस रास्ते के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। इसी वजह से मैं उस ढाबे वाले से कहता हूं कि आप मुझे एक बार उस रास्ते के बारे में बताइए। फिर मैं सोचता हूं कि मुझे उस तरफ से जाना है या नहीं जाना। तो फिर वो ढाबे वाला मुझे उस रास्ते के बारे में पूरी जानकारी दे देता है, जिसके बाद मैं अपनी चाय को खत्म करके अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूं और उसी रास्ते की तरफ अपने ट्रक को ले जाता हूं जिसके बारे में मुझे उस ढाबे वाले ने बताया था। क्योंकि उस वक्त मेरे मन में उन टोल के पैसों को बचाने की बहुत ज्यादा लालसा हो रही थी। अब मैं अपने ट्रक को लेकर उस रास्ते पर निकल जाता हूं। दिखने में वो एक सिंगल सड़क वाला रास्ता था, जिस पर कि एक बार में सिर्फ एक ही साधन चल सकता था। अगर सामने की तरफ से कोई दूसरा साधन आ जाता तो फिर दोनों में से किसी एक को अपने साधन को सड़क के नीचे ही उतारना पड़ता। अब मैं उस रास्ते पर बिल्कुल निष्फिक्र होकर चल रहा था। तभी चलते चलते ही मुझे अचानक अपने ट्रक के पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है। पहले तो जब वो आवाज आती है तो मैं उसको नजरअंदाज करता हूं और उसी गति से अपने ट्रक को चलाता रहता हूं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे वो आवाज फिर से सुनाई देने लगती है और वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कि चलते वक्त ट्रक के टायरों के बीच में कुछ आ रहा हो। जब वो आवाज बार बार आने लगती है तो मैं सोचता हूं कि ऐसा क्या है जो बार बार ट्रक के टायरों के बीच में आ रहा है, क्योंकि पहले तो मुझे लगा था कि शायद कोई छोटी मोटी चीज होगी जो टायरों के बीच में फंस गई होगी और अपने आप ही निकल जाएगी। लेकिन जब बार बार वो आवाज आने लगती है तो मैं सोचता हूं कि शायद एक बार ट्रक को रोककर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा देर तक इस चीज को नजरअंदाज किया तो शायद ये कोई मोटा नुकसान भी कर सकती है। अब यही चीज सोचकर मैं अपने ट्रक को रोकने का पूरा मन बना लेता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे वो रास्ता काफी ज्यादा सुनसान लग रहा था और उस रास्ते पर मुझे कोई भी दूसरा आता जाता हुआ साधन दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त तक रात भी काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। शायद वो यही कोई 1 से 2 बजे के बीच का वक्त होगा। लेकिन अब सिर्फ सुनसान रास्ते को देखकर मैं उस ट्रक में हो रही दिक्कत को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैं धीरे धीरे अपने ट्रक को थोड़ा सड़क के बगल में रोकने के लिए उसकी स्पीड को धीमा कर देता हूं। तभी मुझे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में आगे की तरफ एक दीवार सी बनी हुई दिखाई देती है, जो कि उस वक्त सड़क के बगल वाली जमीन पर बनी हुई थी। जब मैं गौर से उस दीवार की तरफ देखता हूं तो वो दीवार दिखने में काफी ज्यादा ऊंची थी। इसके साथ ही उस दीवार के ऊपर चारों तरफ मोटे मोटे नुकीले तार भी लगे हुए थे। अब मैं उस दीवार के पास में ही ले जाकर उसे थोड़ा आगे ही मेरे ट्रक को रोक देता हूं और नीचे उतरकर अपने हाथ में एक लोहे का सीरिया लेकर अपने ट्रक के टायरों को चेक करने लगता हूं। वैसा सीरिया लगभग हर ट्रक ड्राइवर अपने साथ रखता ही है, क्योंकि कई बार ट्रक के टायरों के बीच में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लग जाते हैं, जिससे कि टायरों के बीच से उस सीरिये की मदद से उन पत्थरों को निकाला जाता है। उस वक्त मुझे अपने ट्रक के टायरों के बीच में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है जिसको देखकर मुझे ऐसा लगे कि वो आवाज इस चीज की आ रही थी। काफी देर तक ट्रक के चारों तरफ घूमकर देखने के बाद भी जब मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है तो मैं सोचता हूं कि कमाल है, अभी तो वो आवाज इतनी ज्यादा आ रही थी और अब ऐसा कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा जिसकी वजह से मुझे यह समझ में आ सके कि वो आवाज किस चीज की आ रही थी। जब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो फिर मैं वापस वहां से चलने का मन बना लेता हूं। फिर अपने ट्रक के केबिन की तरफ जाकर
मैं उस लोहे के सीरिये को वापस से अपने केबिन में रखता हूँ और ट्रक में चढ़ने के लिए जैसे ही मैं ऊपर की तरफ अपने पैर को रखता हूँ, तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे पेशाब लग रही है और मुझे कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार अगर मैं ऐसे ही ट्रक को अलग अलग जगह पर रोकता रहा तो फिर मुझे सफर को तय करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। अब मैंने ट्रक को रोक तो रखा ही है और मुझे यहीं पर ही पेशाब कर लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपने ट्रक के फाटक को वापस बंद कर दिया और अब मैं ट्रक के पास में खड़ा होकर इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर एक जगह को देख रहा था जहां पर मैं पेशाब कर सकूं। ट्रक के आगे की तरफ तो सड़क के दोनों ही तरफ मुझे काफी ज्यादा बड़ा बड़ा घास उगा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से मैं ट्रक के पीछे की तरफ जाकर देखता हूं। मुझे वहां पर उस दीवार के पास में ही थोड़ी साफ सी जगह दिखाई देती है। इसी वजह से मैं उस साफ सी जगह के पास में जाकर पेशाब करने लगता हूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी शख्स को किसी भी अनजान जगह के बारे में पता नहीं होता है कि वो जिस जगह पर मौजूद हैं वो जगह अपना क्या अस्तित्व रखती है और वहां पर अपने द्वारा किया गया कोई भी काम अपने ऊपर किस तरीके से असर कर सकता है। शायद उस वक्त भी जब मैं उस जगह पर पेशाब कर रहा था तो मुझे भी उस जगह के अतीत के बारे में नहीं पता था कि वो जगह कौन सी है और मेरे वहां पर ये सब करने से मेरे साथ आगे क्या हो सकता है। अब वहां पर पेशाब करने के बाद मैं अपने ट्रक के केबिन की तरफ आता हूं और केबिन की तरफ आने के बाद मैं अपने केबिन से पानी की बोतल निकालता हूं और अपने हाथ देता हूं। हाथ धोने के बाद मैं जैसे ही अपने ट्रक के केबिन में बैठता हूं तो मुझे मेरे ट्रक के पीछे से कोई 4-5 बिल्लियों के आपस में लड़ने की या फिर गुर्राने की सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर मैं सोचता हूं कि अभी तो जब मैं उस जगह पर पेशाब कर रहा था तो वहां पर मुझे ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया था, लेकिन अभी अचानक से ही उस जगह पर इतनी सारी बिल्लियां कहां से आ गई और उस वक्त न ही मुझे इस चीज का अंदाजा था कि वो बिल्लियां आपस में किस वजह से लड़ रही हैं। अब मैं अपने ट्रक को वहां से स्टार्ट करता हूं और आगे की तरफ निकल जाता हूं। अब मुझे उस जगह से आगे की तरफ निकले हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी अचानक से मुझे ट्रक चलाते चलाते ही ऐसा लगता है कि जैसे ट्रक पर ऊपर की तरफ कोई है, क्योंकि बार बार मुझे मेरे ट्रक के केबिन की जो छत थी उसके ऊपर की तरफ से किसी के होने का एहसास हो रहा था। जब मैं ट्रक चला रहा था तो ट्रक चलाते चलाते ही मुझे मेरे ट्रक के केबिन की छत पर से किसी के कदमों की सी आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके ऊपर चल रहा हो, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे कदमों की आवाज थी। अब ट्रक चलाते वक्त ट्रक की भी आवाज काफी ज्यादा थी, इसी वजह से मुझे उस वक्त कुछ ठीक तरीके से सुनाई भी नहीं दे रहा था, पर 1-2 बार मुझे ऐसा एहसास हुआ था। अभी मैं उस रास्ते से आगे की तरफ जा ही रहा था कि तभी ट्रक चलाते चलाते ही मैं देखता हूं कि उस सड़क के बगल से एक औरत आगे की तरफ जा रही है और उसने पूरी की पूरी लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। जब मैं ट्रक चला रहा था तो ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे वो दिखाई देती है। उसको इतनी रात को उस सुनसान सड़क पर चलता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि आखिर ये औरत कौन है जो इस तरह से इस सुनसान रास्ते पर वो भी इतनी रात को चल रही है। उस औरत को देखने के बाद मैं एक पल के लिए चारों तरफ नजर घूमता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि शायद इसका घर यहीं कहीं आसपास में होगा। लेकिन उस वक्त मुझे उस सड़क के बगल में दूर दूर तक कहीं पर भी दोनों तरफ ही कोई भी घर नजर नहीं आ रहा था। इसके साथ ही जब मैंने उस औरत को चलता हुआ देखा तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल निसफिक्र होकर उस रास्ते पर चल रही हो। अक्सर इतनी रात को जब कोई भी इंसान किसी सुनसान रास्ते पर चलता है तो चलते वक्त वो बार बार इधर उधर देखता है, लेकिन वो औरत बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देख रही थी। वो सिर्फ आगे की तरफ देखते हुए ही जा रही थी। उस वक्त उसके सिर के बाल भी पूरी तरीके से खुले थे और उसने उस साड़ी का पल्लू भी अपने सिर पर नहीं डाल रखा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसको किसी मदद की जरूरत है, हो सकता है कि ये रास्ता भटक गई हो। लेकिन तभी अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा था कि उस रास्ते पर बहुत सी अजीब अजीब तरह की घटनाएं होती हैं और कई बार तो बहुत से लोगों के साथ उस रास्ते पर लूटपाट भी हुई है। अब उस ढाबे वाले की बात याद आते ही मैं सोचता हूं कि कहीं ये सब मुझे किसी चीज में फंसाने का जाल तो नहीं है। हो सकता है कि मैं इस औरत को अकेला देखकर
इसकी मदद के लिए यहाँ पर अपने ट्रक को रोकूं, पर हो सकता है कि इसके साथ वाले यही कहीं अगल बगल में छिपे हुए हों और वो आकर मेरे साथ भी कोई ऐसी ही घटना को अंजाम दे। अब यह चीज दिमाग में आते ही मैं अपने ट्रक को उस औरत के पास रोकने की बजाय अपने ट्रक की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता हूं और तेज गति से होते हुए उस औरत के बगल से निकल जाता हूं। लेकिन जब मैं उस औरत के बगल से निकलता हूं तो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अजीब लगती है। वो ये कि जब कोई इंसान किसी सड़क के बगल में चल रहा होता है तो पीछे से अपने पास किसी साधन को आता हुआ देखकर वो एक पल के लिए तो अपने कदमों को रोकता ही है या फिर थोड़ा सड़क से साइड में नीचे की तरफ हो जाता है। लेकिन इतनी तेज गति से मेरे ट्रक को अपने पास से गुजरता हुआ देखने के बाद भी वो औरत उस सड़क पर जिस जगह पर चल रही थी वो उसी जगह पर बिल्कुल वैसे ही चलती रहती है। ना ही तो वो सड़क के बगल में साइड में होती है और ना ही पीछे मुड़कर देखती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको मरने का कोई डर ही ना हो। उसके मन में बिल्कुल भी एक पल के लिए ये विचार नहीं आया कि कहीं ये जो कोई भी पीछे की तरफ से साधन आ रहा है ये मुझे टक्कर ना मार दे। उस तरह से उस औरत को वहां पर देखने के बाद जब मैं उससे आगे निकल जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि बड़ी ही अजीब औरत थी। उसको एक बार के लिए भी डर नहीं लगा कि मैं उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दूंगा। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर के लिए वापस से उस चीज को भूल जाता हूं और अब उसी रास्ते से आगे की तरफ जाता रहता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि यह रास्ता आखिर जा किस तरफ रहा है, क्योंकि अमूमन कोई भी जो शॉर्टकट रास्ता होता है वो थोड़ी ही दूर अंदर की तरफ जाकर वापस से हाईवे के ऊपर निकल जाता था। लेकिन अब तक मुझे उस रास्ते पर चलते हुए लगभग 10 से 15 किलोमीटर हो चुका था, लेकिन अब तक भी वो रास्ता उसी तरफ जा रहा था, वापस से हाईवे की तरफ मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अक्सर मैंने देखा है कि किसी भी टोल प्लाजा के पास में अगर उस टोल को बचाने का या फिर उसके बगल से होते हुए कोई रास्ता गुजरता है तो वो रास्ता यही कोई 4 से 5 किलोमीटर का होता है और जल्द ही वो उस टोल प्लाजा से थोड़ा आगे होते हुए वापस से हाईवे पर निकल जाता है। लेकिन आज यह जो रास्ता था ये तो हाईवे पर निकलने की बजाय आगे ही पता नहीं और ही किसी अलग वीरान सी जगह की तरफ जा रहा था। अब क्योंकि मैं उस रास्ते पर काफी ज्यादा आगे आ चुका था, इसी वजह से मैंने वापस जाना भी ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा कि अब अगर इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ी दूर चलकर और देख लेते हैं, क्या पता जल्द ही फिर से यह रास्ता हाईवे की तरफ निकल जाए। अब उस रास्ते पर मेरा ट्रक चल रहा था और मैं बड़े ही ध्यान से अपने ट्रक को चला रहा था कि तभी अचानक से मुझे उस सड़क पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखने के बाद मैं अचानक से बहुत ज्यादा चौंक जाता हूं और शायद थोड़ा बहुत डर भी जाता हूं, क्योंकि अब मुझे अचानक से ही उस सड़क पर सामने की तरफ से आती हुई वही औरत दिखाई देती है जो कुछ देर पहले मुझे उस सड़क से उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार वो मुझे मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में दूर से ही मेरे ही ट्रक की तरफ आती हुई दिखाई देती है। उसने वहीं लाल साड़ी पहन रखी थी और वो ठीक उसी चाल में चल रही थी जिसमें थोड़ी देर पहले ही वो मुझे उस सड़क पर मेरे आगे की तरफ चलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अब वह औरत मुझे मेरे सामने की तरफ से मेरी ही तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। अब उसको इस तरह से मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि आखिर यह कैसे हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो पीछे की तरफ यह औरत मुझे इस सड़क पर आगे की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही थी और अब यह औरत सामने की तरफ से मेरी तरफ आ रही है। आखिर कोई इंसान ट्रक से भी तेज स्पीड में कैसे किसी जगह पर पहुंच सकता है? इस चीज को सोचते हुए ही मैं गौर से उस औरत की तरफ देखने लगता हूं। जब मैं उस औरत को गौर से मेरी तरफ आता हुआ देखता हूं तो इस बार वो एक टक मेरी ही तरफ देख रही थी, जिसकी वजह से चलते चलते ट्रक में से ही मेरी और उसकी नजरें भी मिल जाती हैं। जब कुछ पल के लिए मेरी और उसकी नजरें मिलती हैं तो मेरी तरफ देखते ही वो अजीब तरीके से मुस्कुराती हैं और मुझे अपने हाथ से कुछ ऐसा इशारा करती हैं जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे कहना चाहती हो कि अब तुझे खतरा है, क्योंकि उसने अपने हाथ से कुछ इस तरह से अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया था जैसे कि कोई गर्दन को काटने के लिए इशारा करता हो। अब यह चीज देखते ही मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं। मैं सोचता हूं कि शायद वो ढाबे वाला बिल्कुल सही ही कह रहा था कि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन उस दिन मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था
कि रास्ते के साथ साथ ही मैंने भी वहां पर कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा था। इसके बाद कुछ ही देर में वो रास्ता फिर से हाईवे के ऊपर निकल जाता है और हाईवे को देखते ही मेरे जी में थोड़ी सी तसल्ली आती है। लेकिन उस रात मेरे साथ हाईवे पर चढ़ने के बाद भी कई बार वही चीज फिर से होती है, यानी कि वह औरत मुझे कई बार उस सड़क पर चलती हुई या फिर सड़क के बगल में ही किसी चीज के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है। जब मेरे साथ ऐसा कई बार होता है तो मुझे एक चीज तो समझ में आ चुकी थी कि आज जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये औरत मुझे बार बार दिखाई दे रही है। और यह कोई औरत नहीं बल्कि शायद कोई ऐसी चीज है जो कि मेरे पीछे पड़ गई है। लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये चीज आखिर मेरा कहां तक पीछा करने वाली है। इसके बाद मैं अपने ट्रक में भरे हुए माल को जिस जगह पर मुझे पहुंचाना था उस जगह पर मैं उसको पहुंचा देता हूं और वापस से कानपुर पहुंचकर अपने ट्रक को फैक्ट्री में खड़ा करके मैं अपने घर निकल जाता हूं। मैं ऐसा अक्सर किया करता था कि जब कभी भी किसी लंबे रास्ते वाले माल की डिलीवरी करके आता था तो मैं एक दिन का आराम किया करता था। उस दिन भी मैं अपने घर पर सोने के लिए चला गया था। जब उस दिन मैं घर पर पहुंचा तो मुझे लगभग दोपहर के बाद का वक्त हो गया था। जब मैं घर पर जाकर अपनी घरवाली से कहता हूं कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है तो खाना लगा दो, तो मेरी घरवाली मुझे खाना लगा देती है और उसके बाद मैं खाना खाने लगता हूं। लेकिन उस दिन पहली बार खाना खाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा पेट भरा ही नहीं रहा है, यानी कि जितना ज्यादा मैं खाना खाता जा रहा था मेरी भूख उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उस दिन मैं सोचता हूं कि आखिर आज मुझे क्या हो रहा है। मैंने इतनी सारी रोटियां और चावल भी खा लिए लेकिन फिर भी मेरा पेट क्यों नहीं भर रहा। फिर कुछ खाना खाने के बाद मैं अपने मन से ही खाना खाना बंद कर देता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि घर वाले क्या सोचेंगे कि आज मैं इतना खाना क्यों खा रहा हूं। उसके बाद मैं थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाता हूं, लेकिन जैसे ही मैं लेटकर अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे बिस्तर के बगल में ही कोई खड़ा है। लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोलकर देखता हूं तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। उस दिन मेरे साथ वो चीज कई बार होती है जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाता हूं। फिर जब शाम के 5 से 6 बजे का वक्त हो गया था तो मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं। अपने यार दोस्तों की तरफ घूमने के लिए जाने की सोचकर मैं अब अपने घर से जा ही रहा था कि तभी अचानक से ही मेरे घर के बगल में जो एक चाची रहती थी वो मुझसे पूछती हैं कि अरे मनीराम, आज कहाँ घूम कर आए थे। तो मैं उन चाची से कहता हूं कि कहीं नहीं चाची, मैं तो फैक्ट्री से ही लौट रहा था। तो वो चाची अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए मुझसे कहती हैं कि अगर तुम फैक्ट्री से ही लौट रहे थे तो फिर आते वक्त तुम्हारे साथ वो औरत कौन थी। जब मैंने उन चाची के मुंह से यह बात सुनी तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा अचंभित रह जाता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि आप किसके बारे में बात कर रही हो। तो वो मुझसे कहती हैं कि वही जो तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर में भी गई थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और जिसके सिर के बाल खुले थे। जब मैंने उस औरत को तुम्हारे साथ देखा तो मैंने सोचा कि शायद तुम्हारी कोई रिश्तेदार होगी, और दिखने में भी वो तो काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी अच्छी खासी दिख रही थी। जब उन चाची ने मुझे यह बात बोली तो एक पल के लिए मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि ये चाची बिल्कुल उसी तरह की औरत की बात कर रही हैं जिस तरह की औरत मुझे आज से 2-3 दिन पहले ही, जब मैं उस रास्ते से माल की डिलीवरी करने के लिए जा रहा था, तो वो औरत मुझे बार बार उस रास्ते पर दिखाई दे रही थी। अब उस चीज के बारे में सोचते ही मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। लेकिन फिर भी मैं उस चीज को थोड़ा नजरअंदाज करता हूं और अपने दोस्तों की तरफ घूमने के लिए निकल जाता हूं। अभी मैं अपने दोस्तों के पास बैठा ही था कि तभी घर से मेरा बेटा भागता हुआ मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि पापा घर पर जल्दी चलो, मम्मी को कुछ हो गया है। अब मेरे बेटे को इस तरह से घबराया हुआ देखकर मैं भी बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं और उसके साथ अपने घर पर वापस जाता हूं। जब मैं घर पर जाता हूं तो मेरे घर पर मोहल्ले की ही 2-4 औरतें इकट्ठा हो रखी थीं। जब मैं अंदर जाकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी घरवाली के सिर पर काफी ज्यादा चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून भी बह रहा है और वो दर्द में कराह रही है। जब मैंने उससे पूछता हूं कि ये सब कैसे हुआ
तो वो मुझे कहती हैं कि मैं सीढ़ी से छत के ऊपर से कोई चीज उतार रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक औरत वहां पर आती है और मेरी सीढ़ी को धक्का दे देती है। जब वो मेरी सीढ़ी को धक्का दे रही थी तब अचानक से मेरी नजर उसके ऊपर जाती है, पर वो ना ही तो हमारी कोई जान पहचान वाली औरत थी और ना ही कोई मोहल्ले की औरत थी। उसको देखते ही एक पल के लिए तो मैं घबरा गई थी कि ये अनजान औरत अचानक से घर के अंदर कैसे आ गई। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ भी सोच या समझ पाती, मैं नीचे गिर गई थी और नीचे गिरने के बाद मेरे सिर पर चोट आ गई, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो वो औरत मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। सिर्फ ये अपनी मोहल्ले की ही 2-4 औरतें मेरे अगल बगल में खड़ी हुई थीं। अब यह चीज होते ही मेरा दिमाग थोड़ा सा खनकता है और मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो जो कोई भी चीज थी, शायद वो मेरे घर तक मेरे पीछे आ गई है। और आज तो उसने सिर्फ इतना सा किया है, हो सकता है आगे चलकर वो कोई बड़ी चीज करे जिसकी वजह से मेरे घर वालों को नुकसान हो। उसके बाद मैं सोचता हूं कि मैं कल ही अपने गांव में जो बाबा काल भैरव का मंदिर है उसमें जाकर वहां के पुजारी जी से इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि आज तो अब काफी ज्यादा शाम का वक्त हो गया है और घर पर भी ऐसा माहौल है, तो अभी की अभी वहां पर जाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। यही चीज सोचकर मैं उस दिन तो वहां पर जाने के विचार को कैंसिल कर देता हूं। उसके बाद रात हो जाती है और हम घर के सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे 3 बच्चे थे, जिनमें से मेरा बड़ा वाला बेटा तो बाहर आंगन में रात के वक्त मेरे साथ सोता था और जो 2 छोटे बच्चे थे वो अंदर मेरी घरवाली के साथ सोते थे, जिनमें से मेरी एक बेटी थी और एक बेटा था, यानी कि कुल मिलाकर मेरे 2 बेटे और एक बेटी थी। अब जो बड़ा वाला बेटा मेरे पास सोता था वो आज की रात भी मेरे साथ ही सो रहा था। जब हम लोग रात के वक्त सोए थे तो वो मेरे साथ ही सोया था। अब हम लोगों को सोए हुए काफी ज्यादा समय हो गया था। वो शायद रात के यहीं कोई 2:30 से 3 बजे के बीच का वक्त होगा कि सोते सोते ही अचानक से मैंने करवट बदली। जब मैंने करवट बदली तो नींद में ही मेरा एक हाथ जिस तरफ मेरा बेटा सोया हुआ था उस तरफ जाता है। जब नींद में मेरा हाथ उस तरफ जाता है तो मेरा हाथ सीधा बिस्तर पर ही लगता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरा बेटा मेरे बगल में नहीं सोया हुआ है और मैं नींद में ही थोड़ा अपने हाथ से इधर उधर टटोलने लगता हूं, लेकिन कहीं पर भी मुझे मेरे बेटे के होने का एहसास नहीं होता है। इसके बाद अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं और मैं गौर से अपने बिस्तर पर देखता हूं, लेकिन वहां पर मेरा बेटा नहीं था। अब यह चीज देखकर मैं सोचता हूं कि आखिर इतनी रात को वो कहां गया। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठता हूं और उठकर अपने घर के आंगन की तरफ बाहर आता हूं, लेकिन बाहर आते ही मुझे अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया था और मेरे शरीर से पूरी की पूरी हिम्मत निकल चुकी थी। नींद में अचानक से ही मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया था जिसको देखते ही मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ। अब उस वक्त मुझे क्या दिखाई दिया था उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एक चीज बता देता हूं कि हमारा जो घर था वो थोड़ा पुराने टाइप का बना हुआ था, यानी कि पीछे की तरफ कमरे बने हुए थे, आगे की तरफ दरवाजा था और बीच में लंबा चौड़ा आंगन था और उसी आंगन में एक कोने में हमारे घर में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ को हम लोगों ने घर में इसलिए रख रखा था क्योंकि गर्मियों के टाइम पर उसकी काफी अच्छी छाया होती थी, जिसके नीचे सभी घर वाले दोपहर के वक्त बैठ जाया करते थे। लेकिन आज रात के उस घने अंधेरे में आंगन में बाहर की तरफ आते ही मुझे उस नीम के पेड़ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही जैसे मेरी तो सारी की सारी दुनिया ही लुट गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल जैसे ही मैं बाहर आंगन की तरफ आता हूं और आंखें मसलते हुए जब अचानक से मेरी नजर उस नीम के पेड़ पर जाती है तो मुझे दिखाई देता है कि मेरा बेटा, जो कि मेरे साथ रात को सोया तो था लेकिन अब मेरे बिस्तर पर मेरे साथ नहीं था और जिसको देखते हुए मैं बाहर की तरफ आया था वो अब उस नीम के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ है और वो उस फांसी के फंदे से कुछ इस तरीके से झूल रहा है जैसे हवा में कोई गुड़िया झूल रही हो, यानी कि शायद उस वक्त तक वो मर चुका था। अब मैं आपको बता दूं कि वो कोई बड़ा लड़का नहीं था,
उस वक्त उसकी उम्र यही कोई 7 से 8 साल की थी और उस इतने बड़े पेड़ पर इतनी छोटी उम्र का लड़का खुद से फांसी खाकर कभी भी नहीं मर सकता था। आखिर इतनी छोटी उम्र में वो खुद से ऐसा काम करेगा ही क्यों? लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे वहां पर कुछ ऐसा भी दिखाई दिया था जिसको देखने के बाद मुझे इन सभी सवालों का जवाब उसी पल मिल गया था। दरअसल मैं देखता हूं कि मेरा वो बेटा उस नीम के पेड़ से ऊपर एक मोटी सी टहनी पर फांसी के बल लटका हुआ है, लेकिन जिस चीज से वो लटका हुआ था वो दिखने में एक लाल लाल कपड़ा था, यानी कि वो कोई लाल रंग का दुपट्टा या फिर कोई साड़ी का टुकड़ा लग रहा था। पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, जिस टहनी से वो लटका हुआ था उसी टहनी पर मुझे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। और अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल उस टहनी पर और कोई नहीं बल्कि वही औरत बैठी हुई थी जो उस रात मुझे उस रास्ते पर दिखाई दी थी, जिसके बारे में मेरी पड़ोस वाली चाची मुझे कह रही थी कि वो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर पर गई थी, और जिसके बारे में मेरी घरवाली मुझे शाम के वक्त कह रही थी कि उसने आकर अचानक से उसकी सीढ़ी को धक्का दे दिया था। अब वही औरत मुझे बिल्कुल मेरी आंखों के सामने मेरे लटकते हुए बेटे के बिल्कुल ऊपर उसी टहनी पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। अब आप लोग सोचकर देखो कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, या फिर अचानक से उस चीज को देखकर मेरे मन से क्या भाव निकले होंगे, या फिर मेरे शरीर की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। मैंने उस औरत को उस टहनी पर बैठा हुआ देखा तो मेरी और उसकी जब नजर मिली तो वो फिर से मेरी तरफ वही इशारा करती है, यानी कि वो अपने हाथ से अपनी गर्दन की तरफ ऐसे इशारा करती है जैसे कि वो मुझे कहना चाहती हो कि मैं सबको मार दूंगी। उसने फिर से इस बार मुझे वही गर्दन काटने का इशारा किया था, और इशारा करते ही अचानक से वो उस दुपट्टे को काट देती है जिसके बल मेरा बेटा लटका हुआ था। उस दुपट्टे को काटते ही मेरा बेटा किसी पुतले की तरह अचानक से धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर जाता है। जब वो फर्श पर गिरता है तो उसके गिरने की बहुत तेज आवाज आती है। अपने बेटे को इस तरह से अचानक से नीचे गिरता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा भावुक हो जाता हूं और बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाते हुए रोने लगता हूं। लेकिन अपने बेटे को नीचे गिरते हुए देखकर जब मेरी नजरें फिर से उस टहनी पर जाती हैं तो वो औरत अब वहां पर नहीं थी, यानी कि वो वहां से गायब हो गई थी। अब मैं बदहवास दौड़ते हुए अपने बेटे के पास जाकर बैठता हूं, पर उसको देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुका है। शायद उस वक्त उसके गिरने की आवाज को बाकी के घर वालों ने भी सुन लिया था, जिस वजह से वो सभी भी उठकर वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आंगन में सब लोग आते हैं तो मुझे इस तरह से अपने बेटे से लिपटकर रोता हुआ देखकर उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। इसके आगे वहां पर जो कुछ भी हुआ होगा वो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो और उसका अंदाजा भी लगा सकते हो कि उसके बाद क्या हुआ होगा। अब मेरे बेटे को मरे 3 दिन हो चुके थे। तीसरी ही दिन मेरी जो बहन थी, जो कि ससुराल से मेरे घर पर आई हुई थी क्योंकि मेरे बेटे की मौत हो चुकी थी, वो अचानक से बाहर आंगन की तरफ भागती हुई आती है। जब वो भागती हुई आंगन की तरफ आई तो उसके चेहरे पर काफी ज्यादा पसीना आया हुआ था और वो बहुत ज्यादा हाँफ रही थी। उस वक्त घर पर काफी लोग मौजूद थे क्योंकि घर में अभी 2 दिन पहले ही एक छोटे बच्चों की मौत हुई थी, और जिस तरीके से मौत हुई थी उसके बारे में भी सबको पता था। तो मोहल्ले में काफी ज्यादा भय का माहौल भी बना हुआ था कि तभी अचानक से मेरी बहन वहां पर आकर जो कुछ कहती है उसको सुनकर तो सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। दरअसल वो आकर कहती हैं कि उसने कुछ ही देर पहले घर की रसोई में एक औरत को खड़ा हुआ देखा है जिसने की लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। वो औरत रसोई में खड़ी खड़ी चक्कू से कुछ काट रही थी। जब मेरी बहन ने उसकी तरफ गौर से देखा कि वो कौन है और क्या कट रही है तो उसको दिखाई देता है कि वो किसी बच्चे की कटी हुई मुंडी को उस चाकू से काट रही थी, और उस औरत के हाथ में किसी और की मुंडी नहीं बल्कि मेरे ही मरे हुए बेटे की मुंडी थी जिसको वो उस चाकू से काट रही थी। यह चीज देखते ही मेरी बहन काफी ज्यादा डर जाती है और वो दौड़ते हुए हमारे पास आकर यह चीज बताती हैं। जब इस चीज को मेरे अड़ोस पड़ोस के बड़े बुजुर्ग लोगों ने सुना और उनको उस रात वाले हादसे का भी पता था कि किस तरीके से मेरा बेटा मरा और मैंने वहां पर क्या देखा था, तो वो सभी लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें अभी की अभी बाबा काल भैरव के मंदिर में जाकर पूछना चाहिए कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है।
और वो क्या चीज है जो एक औरत का रूप लेकर तुम्हारे घर में भटक रही है, जिसने तुम्हारे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया है, और हो सकता है आगे चलकर वो घर के किसी और भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचा दे। उसके बाद मैं गांव के एक दो बुजुर्ग लोगों के साथ और मेरी घरवाली के साथ बाबा काल भैरव के मंदिर में जाता हूं, और मंदिर में जाने के बाद मुझे वहां पर जो सच्चाई पता चलती है उसको सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दरअसल उस मंदिर के पुजारी मुझे कहते हैं कि कुछ दिन पहले तुमने कहीं पर किसी अनजान जगह पर रुककर पेशाब या फिर ऐसा कुछ भी किया था। तो मुझे अचानक से उस रात वाली वह बात याद आती है, और मैं उन पंडित जी से कहता हूं कि हाँ, मैंने एक जगह पर रुककर पेशाब किया था, और वो जगह भी मेरे लिए बहुत ज्यादा अनजान और सुनसान थी। तो पंडित जी मेरे ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख बालक, तुझे पता नहीं है कि तूने उस जगह पर पेशाब करके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसी गलती की आज तुझे इतनी बड़ी सजा मिली है कि तेरा बेटा तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। इसके साथ ही वो मुझे बताते हैं कि जिस जगह पर तूने पेशाब किया था वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि उस जगह पर एक कब्र थी जिसके ऊपर तूने पेशाब किया था, और वो कब्र उसी औरत की थी जो तुझे तेरे घर में और उस रात को तेरे अगल बगल में भटकती हुई दिखाई दे रही थी। जिस दीवार के पास में तूने बैठकर पेशाब किया था उसे दीवार के अंदर पूरा का पूरा कब्रिस्तान बना हुआ था, लेकिन उस दीवार के होने की वजह से तुझे वो दिखाई नहीं दिया। पर तूने उस दीवार के बिल्कुल पास में बैठकर उस दीवार की जड़ों में ही पेशाब किया था, जिसकी वजह से उस कब्र के ऊपर ही तुमने पेशाब कर दिया, जो कि उस औरत की कब्र थी। इसी वजह से उसी रात से उस औरत की आत्मा तेरे साथ आ गई है, और वो तेरे ऊपर काफी ज्यादा पजेसिव हो गई है, जिसकी वजह से तेरे अगल बगल में अगर तेरे बहुत ज्यादा करीब आता हुआ उसको कोई दिखाई देता है तो वो तेरे से उसको दूर करने के लिए उस इंसान के साथ कुछ भी कर सकती हैं। उस रात तेरा बेटा तेरे इतने ज्यादा करीब सोया हुआ था, इसी वजह से उसने तेरे बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। ये चीज सुनकर मैं वहीं पर बिलक बिलक कर रोने लगता हूं कि मेरी एक गलती की वजह से मैंने मेरे बेटे को खो दिया। लेकिन उसके बाद वो बाबा हमारे घर पर आते हैं और पूरे घर का शुद्धिकरण करते हैं, इलाज करते हैं और किसी तरह से मेरा उस आत्मा से पीछा छुड़वाते हैं। लेकिन आज भी मैं मेरी उस गलती की वजह से जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली थी उसको कई बार याद करके बहुत रोता हूं। इसी वजह से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि कोई चीज अगर आपको कहीं पर दिखाई देती है या फिर ऐसी किसी डरावनी चीज से आपका आमना सामना हो जाए तो वो सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचाए, बल्कि वो आपके अगल बगल में रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ ही रात के वक्त किसी भी सुनसान जगह पर रुकने की या फिर जैसा मैंने कुछ किया वैसा करने की गलती आप लोग कभी भी मत करना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली दोनों स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले हाकम सिंह हैं इटली से, शाहिक हुसैन हैं हैदराबाद तेलंगाना से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, जी.के. मोहन हैं गुजरात अहमदाबाद से, रोशन यादव हैं दिल्ली से, निधवी पटेल हैं राजकोट गुजरात से, सदानंद नायक हैं उड़ीसा से, विक्की सोना हैं धनबाद झारखंड से, अरुण हैं नेपाल से, रेणु पटेल हैं उड़ीसा से, खेत्रजीत और प्रियंका हैं उड़ीसा से, मोहित हैं छत्तीसगढ़ से, हेमा हैं झारखंड से, संजीव राजपूत हैं जीरकपुर से, रेहान हैं सऊदी अरब से, नटवर भाई हैं गुजरात से, धर्मेश्वर पटेल हैं छत्तीसगढ़ से, समीर भाई हैं मुंबई से, पार्वती हैं उड़ीसा से, इमाम अली हैं बिहार से, जावेरिया हैं कराची पाकिस्तान से, प्रार्थना गोगोई हैं असम से, अरविंद भाई, गीता बेन, राज, रिंकल और दीप हैं राजकोट गुजरात से, पूर्ण चंद हैं राजस्थान से, विशाल राणा हैं पंजाब से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, अलादीन हैं कोलकाता से, साफीक चौहान हैं मुंबई से, प्रकाश चौधरी हैं बालघाट से, तानिया हैं वेस्ट बंगाल से, कमल हैं वेस्ट बंगाल से, खुशी हैं मोतीबाग दिल्ली से, नौशाद हैं झारखंड से, मोतीलाल शर्मा हैं पंजाब से, राजू वर्कर हैं मुंबई से, शुरू हैं रायपुर से, अमित कुमार हैं प्रयागराज से, अनामिका गोस्वामी हैं असम से, राजवीर बन्ना हैं दूदू से,
धर्मेंद्र कुमार हैं बस्ती से, हरजीत सिंह हैं लुधियाना पंजाब से, सोनू हैं पंजाब से, फिर नरेंद्र विश्वकर्मा हैं, राजा सूर्यवंशी हैं जोधपुर राजस्थान से, रघुवीर लाला हैं कोटा से, शाकील अंसारी हैं उत्तर प्रदेश से, सूरज भाई हैं बिहार से, धर्मेंद्र यादव हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, M.K. मिर्जा हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, संजय, यशिका और जयंत चौधरी हैं हिसार हरियाणा से, दीपक साहनी हैं उत्तर प्रदेश से, अनुराग अवस्थी हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, सत्यवती बोरो हैं असम से, राणा अजमल हैं यूके से, रेहान हैं सऊदी अरब से, रामकिशोर प्रजापत हैं भरतपुर राजस्थान से, उदय निटुरे हैं महाराष्ट्र से, अनिल माची हैं वडोदरा से, श्याम सुंदर हैं उड़ीसा से, अभि गुप्ता हैं बिहार से, जितेश कुमार मिश्रा हैं मध्य प्रदेश से, प्रवीण जाधव और अंकित जाधव हैं सूरत से, कुलदीप हैं असम से, शिवराम और सोनाली हैं भुवनेश्वर से, सचिन शर्मा हैं हरियाणा से, प्रभाकर हैं बेंगलुरु से, अनीता हैं पलवली से, इमरान खान, जन्नत खान और रेहान खान हैं सिक्किम से, पूनम शर्मा हैं पंजाब से, आकाश हैं कोटा राजस्थान से, सुनील नापित हैं नेपाल से, अर्णव हैं मुंबई महाराष्ट्र से, विकास जोशी हैं नेपाल से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, कृष्ण यादव हैं देवरिया से, गोपाल हैं नेपाल से, राम गुर्जर हैं इंदौर से, मारिया हैं सिंगापुर से, कृपाकरण हैं बेंगलुरु से, इरशाद मेहर हैं जोधपुर राजस्थान से, राजीव शर्मा हैं दिल्ली से, राहुल गुप्ता हैं भजनपुरा दिल्ली से, शालिनी हैं पटियाला पंजाब से, सोनिया हैं इजराइल से, करण लोहानी हैं दोहा कतर से, मिथुन दास हैं कोलकाता से, गुरप्रीत सिंह हैं हरियाणा से, राजेश मिश्रा हैं शुक्लगंज से, मनीषा सांदला हैं महाराष्ट्र से और सबसे लास्ट में डॉक्टर विवेक चौधरी हैं महाराष्ट्र से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।